नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दिल्ली के महरौली में डीडीए की तरफ से हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोक लगा दी है। एलजी वीके सक्सेना ने डीडीए को अगले निर्देश तक महरौली और लाडोसराय में चल रहे विध्वंस अभियान को रोकने का निर्देश दिया है। दिल्ली के महरौली में डीडीए ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान अभियान के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन मौके पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के आदेश के तहत डीडीए ने अतिक्रमण अभियान चलाया है। आर्कियोलॉजिकल पार्क में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होगी, इससे पहले कार्रवाई पूरी की जानी है। डीडीए के अनुसार दिसंबर में लोगों को सचेत करने के लिए दीवारों पर नोटिस चिपकाए गए थे। नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया था कि 10 दिनों के भीतर इस भूमि से सभी अनधिकृत निर्माण को हटा लेंगे लोग, लेकिन लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। इस कारण तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। दिल्ली सरकार ने महरौली तोड़फोड़ मामले में जिला मजिस्ट्रेट साउथ के प्रति नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार के निर्देश के बावजूद अधिकारी ने प्रभावित इलाके की पैमाइश नहीं की। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने उनको तोड़फोड़ वाले इलाके की पैमाइश करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आदेश की प्रति डीडीए के उपाध्यक्ष और मंडल आयुक्त को भी भेजी है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने जिला मजिस्ट्रेट को भेजे पत्र में कहा है कि महरौली में तोड़फोड़ की कार्रवाई से प्रभावित हुए लोगों ने गलत पैमाइश होने का आरोप लगाया है। इस कारण उनको गत 11 फरवरी को दोबारा पैमाइश करने के आदेश दिए थे, लेकिन इलाके की दोबारा पैमाइश नहीं की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नई डिमार्केशन रिपोर्ट तैयार किए जाने तक महरौली पुरातत्व पार्क में मकानों और दुकानों को ढहाए जाने पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने फिलहाल तोड़फोड़ कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए महरौली माइनॉरिटीज रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि याचिका को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष रखा जाए, जहां इसी तरह की एक याचिका पहले से लंबित है। उन्होंने कहा कि सुनवाई 17 फरवरी को होने पर ही खंडपीठ मामले में अगला आदेश देगी। आपको बता दें कि अधिकारियों ने अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत महरौली पुरातत्व पार्क में करीब 20 बहुमंजिला भवन, बड़ी संख्या में दुकानों और मकानों सहित एक निजी स्कूल भवन की पहचान ऐसे ढांचे के रूप में की है जो पिछले कुछ दशकों में अवैध रूप से बनाए गए हैं। अधिकारियों ने इन ढांचों को ढहाए जाने पर रोक लगाने के लिए कुछ पक्षकारों की ओर से कोर्ट का रुख किए जाने के बाद कहा कि केवल उन ढांचों को हटाया जाएगा जो किसी वाद का हिस्सा नहीं है। दक्षिण दिल्ली के इस पार्क में G20 की एक प्रस्तावित बैठक से एक महीने पहले बीते शुक्रवार को ये अभियान शुरू किया गया था। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में कॉल पर गए 2 पुलिसकर्मियों को घर में बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मोबाइल भी छीन लिए। इसी बीच किसी ने थाने में खबर दी तो अन्य स्टाफ ने दोनों को मुक्त कराया। दोनों को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लूटपाट, मारपीट, सरकारी काम में बाधा, ड्यूटी के दौरान हमला करने समेत बाकी धाराओं में मामला दर्ज कर 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बुरहान, भाई अखलाक, भाभी आयशा और मां हसीना बानो के रूप में हुई है। 2 आरोपी अशफाक और आफाक फरार हैं। दोनों ही सदर बाजार थाने के घोषित बदमाश बताए जा रहे हैं। आफाक फिलहाल पैरोल पर है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि रविवार देर रात को सोफिया सदर बाजार थाने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि पति अशफाक ने मारपीट करने के बाद घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद हवलदार पवन और सिपाही महिपाल सोफिया के घर पहुंचे। दोनों घर में अशफाक, अखलाक, बुरहान, आफाक, आयशा और हसीन बानो से बात करने लगे। इसी बीच बुरहान ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। आरोपियों ने डंडे, लातों, घूसों से पुलिसकर्मियों और सोफिया पर हमला कर दिया। पवन ने बताया कि महिलाओं ने भी उनकी पिटाई की। दोनों पुलिसकर्मियों ने थाने को सूचना देने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनका मोबाइल भी छीन लिया। किसी राहगीर ने पुलिस थाने को खबर दी। इसके बाद थाने से स्टाफ वहां पहुंचा और दोनों को मुक्त कराया। निक्की यादव की हत्या मामले ने कंझावला कांड की याद ताजा कर दी है। जिस तरह आरोपी अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, उसी तरह आरोपी साहिल निक्की के शव को कार में डालकर 40 किलोमीटर दूर अपने गांव मित्राओं तक ले गया। पूरे रास्ते में कहीं भी उसकी जांच नहीं हुई। अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि निक्की को जब 9 फरवरी की रात को पता लगा कि साहिल की सगाई हो गई है तो वो उसे फोन करने लगी। इसके बाद दोनों रात 1 बजे मिले। दोनों गोवा भागना चाहते थे। गोवा के लिए निक्की की फ्लाइट की टिकट तो हो गई थी, लेकिन साहिल को टिकट नहीं मिली थी। ऐसे में दोनों ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जाने की योजना बनाई। दोनों कार से आनंद विहार बस अड्डे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर पता चला कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बसें ISBT कश्मीरी गेट से जाती हैं। इसके बाद दोनों कश्मीरी गेट पहुंच गए। इतने में साहिल के परिजनों के फोन आने लग गए। परिजन तुरंत घर आने के लिए साहिल पर दबाव बनाने लगे। साहिल घर जाने लगा तो निक्की उससे झगड़ा करने लगी। निक्की ने साहिल से एक साथ खुदकुशी करने की बात कही, लेकिन साहिल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो सुबह करीब 4 बजे साहिल ने ISBT पर कार में डेटा केबल से निक्की की गला घोंटकर हत्या कर दी।
दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से एक युवती ने यमुना में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस और गोताखोरों ने 45 मिनट तक संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्ची को बचा लिया। जानकारी के मुताबिक कल उसका अपने पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। फिलहाल लड़की ठीक है और पुलिस ने उसे उसके परिजनों को सौंप दिया है। 12 फरवरी को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में योगेश कश्यप नाम के 21 साल के युवक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने 600 किलोमीटर पीछा करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीड़ित योगेश पर चाकू से 6-7 वार किए थे। योगेश की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन के चलते 19 साल के उसके ही दोस्त गौतम सक्सेना ने चाकू से हमला किया था। वारदात के बाद आरोपी हरिद्वार भाग गया था। सैकड़ों किलोमीटर चक्कर लगवाने के बाद आरोपी दिल्ली पहुंचा तो पुलिस ने उसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के एमसीडी टोल से पकड़ लिया। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सेन ने बताया कि 12 फरवरी को पहाड़गंज इलाके में योगेश कश्यप पर चाकू से 6-7 वार किए गए थे। योगेश की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। पहाड़गंज थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। लोकल पुलिस के अलावा जिले के स्पेशल स्टाफ, एएटीएस और अन्य टीमों को जांच में लगाया गया। पूछताछ में आरोपी गौतम ने बताया कि योगेश उसका दोस्त है। उसने कुछ समय पहले उससे 30,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन बार बार कहने के बाद भी वो रुपए नहीं लौटा रहा था। घटना वाले दिन दोनों में रुपयों को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद गौतम ने चाकू से हमला कर दिया था। सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने दूध वितरक के कर्मचारी से लूटपाट करने के मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लूटपाट की साजिश दूध वितरक के पार्टनर के चालक ने रची थी। बदमाशों ने पीड़ित की पिटाई कर 17 लाख रुपए लूटे थे। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 8,25,000 रुपए बरामद किए हैं। एक आरोपी को अपराध शाखा पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 7 फरवरी को पुलिस को सुल्तानपुरी के कृष्ण विहार में लूटपाट की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को न्यू मोती नगर निवासी आशीष कुमार मिला। उसने बताया कि वो दूध वितरक राजेश जैन की कंपनी में काम करता है। घटना के समय वो 17 लाख रुपए लेकर स्कूटी से बैंक में करने जा रहा था। जब वो मेरठ डेयरी कृष्ण विहार पहुंचा तो 2 बदमाशों ने पिटाई कर रुपए लूट लिए। सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी सुखबीर मलिक के नेतृत्व में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास 100 से ज्यादा सीसीटीवी को खंगाला। 11 फरवरी को पुलिस को वारदात में शामिल एक बदमाश के रिठाला स्थित राइस मिल के पास आने की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान बुधविहार निवासी ब्रजेश झा के रूप में हुई। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर पंकज कुमार, रमन और हितेश को सेक्टर 22 रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने बुधविहार निवासी पीयूष और रोहित स्वामी को रिठाला गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए पैसे से खरीदा गया आईफोन और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 फरवरी शुक्रवार से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत ने सीरीज के पहले मुकाबले में कंगारुओं पर 1 पारी और 132 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी। ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम दमखम दिखाकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त लेना चाहेगी, जिसमें उन्हें फैंस का भी पूरा साथ मिलेगा। डीडीसीए के संयुक्त सचिव रंजन मनचंदा को उम्मीद है कि दिल्ली का मैदान मैच के दौरान खचाखच भरा होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में दिसंबर 2017 के बाद अब पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है। 6 साल के बाद अरुण जेटली स्टेडियम टेस्ट मैच की मेजबानी करते हुए नजर आएगा। भारतीय टीम ने नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 3 दिनों के अंदर जीतकर चारों मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त कायम कर ली है। वहीं अरुण जेटली स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इस मैच के लिए 24,000 टिकट बिक्री के लिए रखे गए हैं, जबकि 8,000 टिकट डीडीसीए सदस्यों के बीच वितरित किए गए हैं, जो कि सामान्य है। शेष सीटों का उपयोग खेल में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। मैच के दौरान सुरक्षा प्रदान करने वाले परिवारों के लिए स्टैंड का एक भाग आरक्षित है। नागपुर में सीरीज के पहले मैच के दौरान भी मैदान में दर्शकों का जमावड़ा देखने को मिला था। दिल्ली में 2 दिनों से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही तेज हवा से सर्दी अभी बनी हुई है। पारे पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा ने ब्रेक लगा रखा है, लेकिन अब लोगों को जल्दी ठंड से राहत मिल सकती है। बुधवार से तापमान बढ़ने लगेगा और सप्ताह के अंत तक पारा 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने बुधवार को भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इस कारण से ठंड में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 दिन आसमान में बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। 15 फरवरी को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं 19-20 फरवरी तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।